हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है कॉमर्स। उसका पार्ट फर्स्ट है जो कि हमारे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस आपको पता ही कि सिलेबस के वीडियो में आपने देखा था कि उसका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट है उसका कॉमर्स और सेकंड पार्ट है अकाउंटेंसी। दोनों भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, और आपको आगे बिजनेसमैन बनना है और नहीं भी बनना आपकी इस फील्ड में, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। और मतलब ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्ट से पढ़िए और बहुत अच्छे से समझ कर पढ़िए। और जो भी रियलिटी और जो भी मार्केट स्टेटस है उसको रिलेट कर कर पढ़ते रहिए। सो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको आगे जैसे नेक्स्ट लेक्चर आते रहेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। सो बाकी के पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो पार्ट्स भी ज़रूर देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। The production of goods and services for the satisfaction of human wants is the main objective of industries. Taking these goods and services to the people for whom these are produced is the aim of all commercial activities. तो लाइन टू लाइन देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है कि सिंपल, जो भी लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए और उनके जो भी वांट्स है, मतलब उनको जो सभी लोगों को ह्यूमंस को जो जो चीज़ें चाहिए उनके सेटिस्फिकेशन के लिए वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज बनाना एक इंडस्ट्रीज का ऑब्जेक्टिव होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल फॉर हुम दीज आर प्रोड्यूस इज द एम ऑफ ऑल कमर्शियल एक्टिविटी। और वही गुड्स एंड सर्विसेज जिनके लिए बनाए उन तक पहुंचा देना इस ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एम होता है। तो सिंपल है, फिर एक बार बताता हूँ सिंपल क्या है कि इंडस्ट्री का एम क्या है। जो भी लोगों की ज़रूरत है, उनकी नीड है, उन प्रोडक्ट को बनाना उनके सेटिस्फिकेशन के लिए, और वही प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचा देना जिनके लिए बनाया है। उस सभी ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एम होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्स। तो क्लियर कॉमर्स की डेफिनेशन। तो उसके बाद में आपको एक इंटरेस्टिंग, ये जो भी सभी क्लासिफिकेशन ये सभी बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट इसको आपको अच्छे से याद करना है और अच्छे से समझा कर लेना है। अच्छे से समझो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि 100% आप इस तरह से समझ जाएगा। इस तरह से आपको समझने की कोशिश करूंगा और आप भी 100% कॉन्सेंट्रेशन देकर इस क्लासिफिकेशन को समझिए। यही पूरे चैप्टर का बेस है, पूरा सिलेबस का बेस है। इसको अगर आपने नहीं समझा तो आपने DSBM मतलब ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट को ही नहीं समझा। तो क्लासिफिकेशन किसका है, बिजनेस का। सो आगे हम सबसे पहले मैं आपको एक बिजनेस के जो भी डेफिनेशन है उसको समझाता हूँ। द टर्म बिजनेस मीन्स टू रिमेन बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू गेट फाइनेंशियल गेन। Business include all activities which include production and distribution of goods and services with the main purpose of earning profit. मतलब बिजनेस क्या है? The term business means remain busy in economical activities. मतलब टर्म बिजनेस मतलब बिजनेस क्या है कि हमेशा बिजी रहना इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, मतलब इकोनॉमिकल मतलब कैसे, पैसों की जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें बिजी रहना। किस लिए? टू गेट फाइनेंशियल गेन। टू फाइनेंशियल गेन मतलब पैसे कमाने के लिए और फाइनेंशियली गेन कमाने के लिए। मतलब सिंपल है कि पैसे जो वाले जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें बिजी रहना, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। उसको क्या कमाने के लिए। बिजनेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज विच इंक्लूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब सिंपल बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज, और विद द मेन पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सबसे उसका मेन पर्पज क्या है? प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का, गुड्स सर्विसेज का, अर्निंग प्रॉफिट मतलब फायदा कमाना, अपना जो भी प्रॉफिट है उसको कमाना। कॉमर्स और बिजनेस के डेफिनेशन में कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन कर लेते हैं, इसका उधर उसका उधर, इसका इधर उसका उधर करते रहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में लेना है कि बिजनेस मतलब क्या और कॉमर्स मतलब क्या। इस दोनों को अच्छे से लिख कर आपको प्रैक्टिस कर अच्छे से समझ कर आपको उसको याद रखना है। फिर एक बार बताता हूँ। द टर्म बिजनेस मीन्स टू रिमेन बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू गेट फाइनेंशियल गेन। मतलब बिजनेस क्या है कि हमेशा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में, पैसों के एक्टिविटीज़ में बिजी रहना, किस लिए? पैसे कमाने के लिए, फाइनेंशियल गेन कमाने के लिए। बिजनेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज विच इंक्लूड प्रोडक्शन
डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसमें मेन पर्पज क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। इसको क्या कहते हैं हम? बिजनेस। यही एक बिजनेस की प्रॉपर डेफिनेशन है। सो अभी हम बिजनेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो अभी बिजनेस डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, फर्स्ट इज कॉमर्स एंड सेकंड इज इंडस्ट्रीज। तो कॉमर्स पार्ट में हमने जैसे देखा, कॉमर्स क्या है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है? इंडस्ट्री करती है। और उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि वो सभी प्रोडक्ट जिन लोगों को चाहिए उन तक पहुंचने का काम करता है कॉमर्स। तो सबसे पहले कॉमर्स का देखेंगे, वो सब क्लासेस और रिडिवाइड किस तरह से हुआ है। उसके बाद इंडस्ट्री का देखेंगे। सो कॉमर्स का भी हम डिटेल में देखने वाले, इंडस्ट्री का हम यहीं पर देखेंगे क्लास में, और नेक्स्ट पार्ट में हम, और जो भी नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें हम इंडस्ट्री का भी डिटेल में क्लासिफिकेशन विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। तो बिजनेस डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन कॉमर्स अगेन रिडिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस: बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ट्रेड, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो कॉमर्स में आपको सबसे पहले एक सिंपल में एक का भी एक्सप्लेन करता हूँ, एक स्टोरी की तरह। देखो, आपका एक बिजनेस है, ये आपकी कंपनी है। आपकी कंपनी XYZ प्रोडक्ट बनाती है। तो आपकी कंपनी प्रोडक्ट, अगर आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले क्या लगता है? फाइनेंस। मतलब क्या लगता है? पैसे लगते हैं, मनी। तो आपको मनी लेने के लिए किसके पास जाना होना? पैसे लेने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? बैंक आपको पैसे देंगे। तो उसका सबसे पहला पार्ट कौन सा आया था? बैंक। मतलब कॉमर्स के बाद सबसे पहले जो भी आया था वो क्या था? बैंक। तो अभी आपके पास सब कुछ है, मतलब ठीक है, आपने बैंक से तो पैसे ले लिए, पर आपकी कंपनी है, कंपनी जम्मू कश्मीर में, पर आपको प्रोडक्ट बेचना है मुंबई में। तो आपको यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट कैसे आएंगे? तो इसलिए आपको हेल्प कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बस ट्रांसपोर्ट है। तो अभी देखो, अगर उसमें आप प्रोडक्ट ला रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उसमें अगर बीच में कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई या कोई चोरी हो गई आपके माल की, उस ट्रक में जो भी माल चल रहा था उसकी चोरी हो गई, आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इतना सारा करोड़ों का माल होता है। देखो, ये तो ऐसा नहीं ना कुछ 10-20 हज़ार या लाख रुपए का है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का माल का नुकसान होता है। तो ये कंपनी कैसे बियर कर पाएगी? इसमें तो कंपनी डूब जाएगी। इसलिए होता है इंश्योरेंस जैसे ह्यूमन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, अगर इंसान को कुछ हो जाता है तो पैसे देते हैं, उस तरह से ही उस जो भी प्रोडक्ट है होता है उसका बीमा उतराया जाता है, उसका इंश्योरेंस निकाला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस होता है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। मतलब अगर चोरी हो गई तो क्या, अगर नेचुरल कैलेमिटीज हो गई तो क्या, ऐसे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस में भी बहुत डिटेल में होता है। तो उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं, पर सिंपली उस जो भी ट्रक जा रहा है उसका क्या निकाला जाता है? इंश्योरेंस निकाला जाता है, जिससे अगर कोई भी चोरी हो जाती है या प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं या कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें उस इंश्योरेंस से क्या होता है कि उनकी जो भी भरपाई मिल जाती है और जो भी उनका नुकसान हुआ है उससे वो बच जाते हैं। उसके बाद है अभी ट्रेड। तो ट्रेड मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ट्रेड में आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले अपन वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो देखो, आपने अभी प्रोडक्ट तो ला गया है, मतलब सबसे पहले आपका बिजनेस को बैंक ने लोन दे दिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपको जो भी जहाँ बेचना था वहाँ तक पहुँचा चुके। इंश्योरेंस से आपको क्या मिला? सिक्योरिटी मिल गई अगर आपका बाल ख़राब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको अब क्या करना है कि भाई, अभी ट्रांसपोर्ट तो हो गया, पर मुंबई में लाकर सभी का सभी माल तो आप क्या ऑन रोड में तो नहीं बेचने वाले। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसमें उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरेज करने के लिए क्या होते हैं? वेयर हाउसेस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये रहे वेयर हाउसेस मतलब क्या होता है? जो भी माल कंपनीज का, बड़े बड़े कंपनीज का आता है, उसको बड़े बड़े जो भी वेयर हाउसेस होते हैं, जो लोगों के प्राइवेट होते हैं, कुछ लोगों के कंपनी के अपने होते हैं, उसमें उसको स्टोर कर दिया जाता है। मतलब मुंबई में होगा, पुणे में होगा, यूपी में होगा, बिहार में होगा, उस कंपनी के हर जगह पर
अपने अपने वेयर हाउसेस होते हैं, उसमें उस प्रोडक्ट के माल को अच्छे से तरह से स्टोर कर दिया जाता है। अगर आप कभी कभी सिटी में जाते हो, अलग अलग बड़े बड़े सिटी में, तो उसके रोड साइड में आपको वेयर हाउसेस का इमेजेस दिखते होगी। मतलब वेयर हाउसेस, अलग अलग कंपनी के वेयर हाउसेस, उसमें बड़े से बड़े नाम में लिखा हो जाता है कि वेयर हाउसेस, और बड़े बड़े शेड होते हैं पैक, उसमें वेयर हाउसेस होते हैं। उसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। तो अभी बात करूँ उसके बाद क्या किया जाता है, अभी पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। मतलब प्रोडक्ट ख़राब ना हो, पहले तो बल्क में पैकेजिंग होती होती है कंपनी में, उसके बाद शॉर्ट में पैकेजिंग भी होती है, मतलब छोटे छोटे पैकेट में। तो पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट ख़राब ना हो आपके, इसलिए अच्छे से उसको पैक किया जाता है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट में। और अभी बात करते, पैकेज तो हो गई, पर आपका माल खरीदेगा कौन, उसके बारे में तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने एक मटेरियल बनाया है, आपने उसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं कि ये माल किस लिए बनाया गया है और इसका यूज़ क्या है। तो इसलिए क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो आप देखते हैं, आप सबको पता है। तो एडवर्टाइजमेंट के वजह से आपका प्रोडक्ट जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सब लोगों को मिलती है। इसके बाद इसके साथ साथ एक बात बता दो, जो भी मेडिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, मतलब जो भी टैबलेट्स वगैरह, सिलेप वगैरह, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होती है उसके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बैन होता है। पर जैसे आप बाकी के जैसे अगर आप लेंगे सोप लेंगे, तो सोप की कैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, देखो लाइक बॉय की होती है, डेटॉल की होती है, पतंजलि के अलग अलग प्रोडक्ट, उनके अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट होती रहती है। और इन एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि वाह, ये अलग का प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, उसको वो प्रोडक्ट हम ले लेंगे। तो वो प्रोडक्ट किस लोगों के लेने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले क्लियर बात, तो सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, आपको बैंक में आपको लोन मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपका माल पर्टिकुलर सिटी में आ गया, बाद में इंश्योरेंस हुआ, इसलिए आपका लॉस बच गया, मतलब लॉस से आप डर का आपको ख़त्म हो गया। आने के बाद स्टोर किया और वेयर हाउस में, बाद में आपने पैकेजिंग कर लाया अच्छी तरह से, जिससे आपको मटेरियल ख़राब ना हो और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हमारा प्रोडक्ट है, उसको खरीदो। इसके लिए हमने क्या किए, एडवर्टाइजमेंट बनाई। तो अभी लोग कहाँ जाएंगे, तो अभी ट्रेडर्स के पास से वो मटेरियल लेगी। और ये सभी प्रोसेस में अभी ट्रेडर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ट्रेडर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ट्रेड का क्लासिफिकेशन सेपरेटली भी आपको बहुत बार पूछा जाता है। तो ट्रेड क्या, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, इंटरनल, इंटरनेशनल। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, पहले आपको मैं ट्रेड क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। चलो एक सेकंड। ट्रेड मतलब क्या है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब क्या है, खरीदने हैं, सेल करने हैं और एक्सचेंज करने गुड्स एंड सर्विसेज, उसको क्या है, हम कहेंगे ट्रेड। अभी ट्रेड के दो क्लासेस है यहाँ पर, देखो इंटरनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड एक है, और सेकंड क्लास है इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये आपके क्लासिफिकेशन में भी यही है, तो इसको मैं यहाँ पर डिटेल में बताया है, आप इसको अच्छे से नोट्स बना कर लिखिए। तो इंटरनल ट्रेड मतलब क्या है, ट्रेड आपको समझ में आ गया, बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब खरीदने हैं, बेचने हैं और एक्सचेंज करने और गुड्स, तो उसको क्या कहते हैं हम, ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड क्लास देखते हैं, वैसे तो दो क्लासेस यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार क्लासिफिकेशन में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक बार ट्रेड के दो क्लासेस, इंटरनल, इंटरनेशनल। इंटरनल के फिर से दो क्लासेस, होलसेल, रिटेल, और इंटरनेशनल के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। ये सभी क्लासेस हम आगे क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सीखते हैं। तो देखो सबसे पहला क्लास को इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड क्या है, इन दिस ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। मतलब जो भी इंटरनल ट्रेड है, एक सेकंड, जो भी इंटरनल ट्रेड होता है, मतलब ट्रेड है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अभी इंटरनल ट्रेड के बारे में जानते हैं। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या है, सबसे पहला ट्रेड मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब इंटरनल ट्रेड क्या है, मतलब इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और बाइंग सेलिंग किस का होती है, अगर हमारा एक पर्टिकुलर कंट्री उसके अंदर ही होगी, मतलब अलग अलग स्टेट में एक्सचेंज होगा, अलग अलग स्टेट में, और इंटरनल ही होगी, इससे बाहर प्रोडक्ट नहीं जाएगा और इससे अंदर प्रोडक्ट नहीं आएगा किसी और कंट्री से। इंटरनल ट्रेड मतलब सिर्फ अपने कंट्री में ही प्रोडक्ट बेचे खरीदे जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड जो होता है उसके दो फिर से क्लासेस है, मतलब सिर्फ सिंपल फिर एक बार बता दो आपको,
इन दिस ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। सिंपल मतलब जो भी कंट्रीज के बाउंड्रीज है उसके अंदर ही सभी इंटरनल ट्रेड है जो है उसका एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको इसलिए हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। उसके दो टाइप्स है, होलसेल एंड रिटेल। It serves links between the industry and retail it serves link between the wholesale and consumer। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं। अभी देखो आपका जो भी मटेरियल है किस कहाँ तक आया था, वेयर हाउस तक आया था। देखो तो अभी ट्रेडर जो होता है उसमें अभी कौन सा दो टाइप्स हमें देखने हैं, होलसेल वाला और रिटेल वाला। ओके, तो मैं आपको एक बात बता दूं, होलसेल वाला क्या करता है, मतलब जो भी वेयर हाउस में मटेरियल आता है ना वो होलसेलर ले लेता है, मतलब होलसेलर वहाँ से उसको मिल जाता है। मतलब होलसेलर और इंडस्ट्री का कम्युनिकेशन होता है। होलसेलर क्या करता है, वेयर कंपनी को माल, कंपनी मटेरियल उससे कहाँ से देती है, वेयर हाउस से देती है। मतलब होलसेलर कौन होता है, सिंपल है, होलसेलर बल्क में मटेरियल कलेक्ट करता है और रिटेलर को दे देता है, वो होता है रिटेलर। मतलब सिंपल दुकानदार, मेडिकल स्टोर वाला बोल सकते हैं और बाकी जो भी किराना वाले होते हैं वो लोगों। तो देखो वो होलसेलर कौन होता है, जो कंपनी वेयर हाउस, मतलब वो कंपनी का वेयर हाउस है, ये कंपनी रही, इंडस्ट्री रही, ये रहता है होलसेलर और ये रहता है रिटेलर। इट सर्व्स, होलसेलर की डेफिनेशन क्या है, इट सर्व्स लिंक बिटवीन इंडस्ट्री एंड रिटेलर। मतलब ये क्या करता है, इंडस्ट्री से मटेरियल लेता है होलसेलर और जाकर रिटेलर वालों को, दुकानदारों को बेच देता है। बल्क में मटेरियल इंडस्ट्री से लेता है, इसके बारे में होलसेलर को आपको आगे डिटेल में है। तो फिर सिंपल में क्या है, होलसेलर है जो सबसे ज़्यादा मटेरियल लेता है इंडस्ट्री से और जाकर रिटेलर को बेच देता है। ये किसके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री और रिटेलर के बीच में। इसको इसलिए क्या कहते हैं, होलसेलर। इट सर्व्स लिंक्स बिटवीन द इंडस्ट्री एंड रिटेलर। तो नेक्स्ट है रिटेलर, इट सर्व्स लिंक्स बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो देखो अभी सबसे पहले हमने क्या किया, ये रही थी इंडस्ट्री, उसके बाद रहा होलसेलर, होलसेल ए रही इंडस्ट्री, होलसेलर, रिटेलर और अभी है कंज्यूमर, मतलब जो भी कस्टमर है और जिनको ये प्रोडक्ट देने हैं। तो सबसे पहले क्या है, होलसेलर था, रिटेलर और इसके बीच का लिंक। और अभी जो भी रिटेलर है ये होलसेलर और जो भी कंज्यूमर है, खरीदने वाला है, कस्टमर है, उसके बीच में का लिंक है। मतलब रिटेलर क्या, इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। मतलब सिंपल देखो, आपने प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आप क्या करोगे, आपका प्रोडक्ट होलसेलर को देगी और होलसेलर आपसे प्रोडक्ट लेगा आपका, और होलसेलर रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर मतलब जो दुकानदार है वो किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। इस तरह की ये जो भी चेन है चलती रहती है। आगे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है और डिटेल में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से, एक सेकंड, हाँ देखो अभी इंटरनल ट्रेड के दो क्लासेस है। ट्रेड मतलब क्या, बाइंग सेलिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। उसके दो क्लासेस, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल का मतलब क्या, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, जो भी बिजनेस है गुड्स सर्विसेज का वही होगा एक्सचेंज का। और उसमें जो भी दो पार्ट है अभी, होलसेल एंड रिटेल, उसको हमने समझा। तो अभी नेक्स्ट जो भी ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड। इन दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। उसमें सबसे पार्ट है, हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्ट। इन दिस ट्रेड वन कंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम द ट्रेडर ऑफ अदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट, व्हेन द ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स गुड्स टू ट्रेडर ऑफ अदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। यहाँ पर गलती से इम्पोर्ट हुआ है। एंट्री पोर्ट, व्हेन ट्रेडर purchase goods from one country and sell the same goods to the another country, it is called as entry port। सो देखते हैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। ये रही एक कंट्री, ये रही एक कंट्री। तो इस ट्रेडिंग में क्या होता है, माल इधर जाता है, इधर से इधर आता है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है। मतलब जो भी ट्रेडिंग चलता है सभी अलग अलग कंट्रीज में चलता है। मतलब इस कंट्री में, उस कंट्री में, उस कंट्री का उस कंट्री, मतलब अलग अलग जो भी कंट्रीज हैं, मतलब विदाउट, मतलब आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। मतलब एक कंट्री से माल दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से माल तीसरी कंट्री में, तीसरी कंट्री से माल चौथी कंट्री में। इस तरह का जो भी ट्रेडिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसका सबसे पहला जो भी टाइप है वो क्या है, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या है,
देखो ये अमेरिका है, ये इंडिया है। अमेरिका, जब इंडिया को कोई मटेरियल चाहिए वो क्या करता है, अमेरिका से मंगवा लेता है। ये इंडिया का ट्रेडर क्या करता है, अमेरिका का जो ट्रेडर है उससे हमारे कंट्री में माल मंगवाता है। तो सिंपल इसको क्या कहते हैं हम, इंपोर्ट। मतलब जो भी मटेरियल है, ट्रेडर ऑफ वन कंट्री बाय द गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। मतलब क्या, इंडिया के ट्रेडर ने अमेरिका ट्रेडर से जो भी गुड्स है वो बाय किए, खरीद ली, उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट। तो अभी नेक्स्ट जो भी उसका टाइप है, एक्सपोर्ट। ये फिर से अमेरिका है, फिर से इंडिया है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो एक्सपोर्ट मतलब क्या है कि जब अमेरिका के ट्रेडर को कुछ चाहिए और हमारा इंडिया का जो भी ट्रेडर है वो क्या करता है, उसको मटेरियल दे देता है। इंडिया से अमेरिका में जा रहा है, मतलब जो भी इंडिया का ट्रेडर, जो भी अमेरिका का ट्रेडर है वहाँ जाकर इंडिया का ट्रेडर अपना माल बेच देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। मतलब ट्रेडर ऑफ वन, ट्रेडर जस्ट मतलब क्या है, सिंपल आपको डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। when the trader of one country sells goods to the trader of other country। मतलब सिंपल क्या है कि इंडिया के ट्रेडर ने अमेरिका के ट्रेडर को मटेरियल बेच दिया। क्या किया, बेच दिया, उसको हमने क्या किया, एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट। तो आगे हम देखते हैं अभी, एक सेकंड, आगे हम देखते हैं अभी एंट्री पोर्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एंट्री पोर्ट। स्पेलिंग अच्छे से देखो। एंट्री पोर्ट मतलब क्या है, देखो ये अभी इसको हम देखते हैं, दुबई, ये अमेरिका है और ये इंडिया है। तो देखो अभी क्या किया, जो भी इंडिया का ट्रेडर है उसने क्या किया, अमेरिका से मटेरियल खरीद लिया। अमेरिका से, अमेरिका का जो भी ट्रेडर था उससे इंडिया के ट्रेडर ने मटेरियल खरीदा और वही जो मटेरियल था, सेम गुड्स, वो किसको दे दिया, बेच दिया, दुबई को बेच दिया। मतलब ट्रेडर ऑफ वन कंट्री buy the goods from other country and same goods sells to the other country। मतलब क्या है कि सिंपल देखो, जो when the trader of purchase goods from one country and sell the same goods to the another country is called entry port। मतलब सिंपल है कि एक कंट्री से मटेरियल खरीद लेना है और वही मटेरियल दूसरी कंट्री को जाकर बेच देना है, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्री पोर्ट। तो देखो यहाँ पर हमने जैसे कि सब कुछ अच्छे से समझ लिया कि ट्रेडर मतलब ट्रेड क्या है, बाइंग सेलिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। उसके दो टाइप, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के दो टाइप, होलसेल और रिटेल्स। और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड के दो थ्री टाइप, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। सो इसके साथ साथ हमने ट्रेड का जो भी क्लासिफिकेशन था वो हमने पूरा देख लिया। तो आगे देखते हैं, हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमारा अब तक मतलब ऑल ओवर ख़त्म, मतलब कॉमर्स साइड का जो भी क्लासिफिकेशन था वो ख़त्म हुआ है। फिर एक मैं आपको रिवाइज करता हूँ, कॉमर्स के 7 टाइप्स, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ट्रेड, वेयर हाउसेज, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पर ट्रेड के पास में जो भी टिक मार्क्स के ऐसे एरो, ये भी आपको क्लासिफिकेशन लिखने के वक्त लिखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी ट्रेड के फिर से क्लासिफिकेशन था, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, उसके फिर इंटरनल के ट्रेड के 2 क्लास, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, और अभी फिर से इंटरनेशनल ट्रेड के 3 क्लास, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। ये रहा पूरा कॉमर्स का पार्ट। जैसे हमने अभी जैसे कि हमने बात की कि जब कॉमर्स का हम क्या है कि जो भी सब पूरा मटेरियल है वो लोगों तक पहुंच देना, तो उसमें कोई तो कोई प्रॉब्लम्स आते होंगे, हिंड्रेंसेस आते होंगे। तो इसलिए ये एक टॉपिक है, हिंड्रेंसेस ऑफ कॉमर्स। मतलब कॉमर्स का मतलब जो प्रोसेस, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती है, हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स ही, वो कौन कौन से। हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन मतलब लोगों के, मतलब जो भी लेबर्स चाहिए आपको, कामगार चाहिए, जो भी लोग चाहिए, उसका प्रॉब्लम होता है। तो जो भी वो हिंड्रेंसेस होते हैं वो कब किससे ओवरकम होते हैं, बाय ट्रेड। दिस हिंड्रेंसेस ओवरकम बाय ट्रेड। यहाँ पर देखो जैसे कि मतलब आपको जो भी मटेरियल बेचना है उसके लिए आपको लोग चाहिए, तो ये ट्रेडर है, ये ट्रेडर लोग आपको मिल जाते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम आपका ट्रेड सॉल्व कर देता है और ओवरकम कर देता है हिंड्रेंसेस। तो नेक्स्ट, हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। दिस हिंड्रेंसेस ओवरकम बाय बैंक। मतलब आपको जैसे कि अलग अलग कंट्रीज के, अगर आपने अलग कंट्री में माल बेचा है डॉलर से, तो आपको डॉलर्स को पैसों में कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो आप बैंक से कर सकते हैं। ये जो भी प्रॉब्लम है वो बैंक आपको, वो बैंक से ओवरकम हो जाता है। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस मतलब जगह की। हिंड्रेंसेस ओवरकम बाय ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे कि हमने देखा कि हमारा जम्मू कश्मीर में कंपनी है
और हमें मुंबई में माल बेचना है, तो इसलिए जो भी प्लेस का प्रॉब्लम है हमने ट्रांसपोर्टेशन से ओवरकम कर दिया, जो भी ट्रांसपोर्टेशन थे उसके वजह से ओवरकम हो गया और हिंड्रेंसेस से। तो नेक्स्ट जो भी हिंड्रेंसेस है, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, दिस हिंड्रेंसेस ओवरकम बाय वेयर हाउस, मतलब हमें बेचना अगर माल 1 महीने पहले आया है और उसका मार्केट 1 महीने के बाद है, तब तक माल क्या करना है अभी, इसलिए हमारा जो भी उसको वो प्रॉब्लम और वो हिंड्रेंसेस ओवरकम होता है वेयर हाउसेस से, वहाँ पर हम स्टोर कर कर रख सकते हैं 1 महीना। हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, दिस हिंड्रेंसेस ओवरकम बाय एडवर्टाइजमेंट। नॉलेज मतलब क्या, लोगों को पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, तो ये जो भी प्रॉब्लम्स था, हिंड्रेंसेस था, वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारा ओवरकम हो गया। हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क ऑफ डैमेज, स्पॉइलेज एंड पैकेजिंग, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, स्पॉइलेज होना, मटेरियल उसका डैमेज होगा, तो ये हिंड्रेंसेस ओवरकम कैसे होता है, पैकेजिंग के वजह से। ये सभी जो भी हिंड्रेंसेस थे पैकेजिंग की वजह से ओवरकम हो गए। तो अभी नेक्स्ट जो भी लास्ट का वाला हिंड्रेंसेस था, हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस, दिस हिंड्रेंसेस ओवरकम बाय इंश्योरेंस, मतलब अगर आपका मटेरियल कोई लॉस होता है, चोरी होती है या ख़राब हो जाता है, इसका जो भी लॉस का जो भी टेंशन था, हिंड्रेंसेस था, प्रॉब्लम था, वो इंश्योरेंस की वजह से ओवरकम होता है। जैसे हमने देखा कि इंश्योरेंस की वजह से अगर हम इंश्योरेंस निकाल देते हैं तो हमें अगर हमारा लॉस हो जाता है तो वहाँ पर हमें उसका जो भी पैसे है वो मिल जाते हैं, इंश्योरेंस के बारे में आपको पता है। तो यही थे हिंड्रेंसेस, और हिंड्रेंसेस ऑफ कॉमर्स का आपको ज़्यादा बार पूछे नहीं जाते, पर आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। आपको बुक में बहुत डिटेल में, मतलब तो लेंदी है, मैंने यहाँ आपको शॉर्ट में बताई है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो अगर नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं अभी, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, अभी कॉमर्स देखा, पूरा कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी इंडस्ट्री के बारे में देखिए। इंडस्ट्री क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। और फिर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड असेंबली लाइन इंडस्ट्री। तो जो भी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है तो ओके, और जो भी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट पार्ट में अभी उसको एक्सप्लेन करने वाले सेपरेटली, बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स से अलग सा आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अलग सा पॉइंट में, आपकी बुक में ही वही पॉइंट है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेस का क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो यही लिखना है, और बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन पूछा तो भी यही लिखना है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है और ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते रहते हैं आपको। तो ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स पूछा जाए तो आपको इस तरह से लिखना है उसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ट्रेड लिखना है और बाकी एक्टिविटीज़ रिवॉल्विंग अराउंड ट्रेड। तो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में क्या लिखना है। तो देखो, ट्रेड में ही लिखना है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन के वक्त ही दे दिखा था। अगर आपको पूछा जाता है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स तो इस तरह के लिखना है। देखो, ट्रेड लिखना है, ट्रेड का फिर से क्लासिफिकेशन मतलब आपको पता है, इंटरनल इंटरनेशनल लिखना है उसका क्लासिफिकेशन। और एक्टिविटीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द ट्रेड, उसका मतलब क्या है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, यही सब है। सो इसका पार्ट आपको क्लियर हो गया। तो अभी देखते हैं कि अभी देखो क्या ये पॉइंट हमने यहाँ क्यों लिया है, फॉरेन ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग हुई है हमारी इंटरनेशनल, तो उसके हमें फायदे और उसके लॉसेस क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है फॉरेन ट्रेडिंग के और अलग अलग कंट्रीज में ट्रेडिंग करने के। तो उसमें सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज, डिवीजन ऑफ लेबर। ये दोनों अलग अलग तो पॉइंट है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है, हमें अलग अलग कंट्री के जो भी हमसे भी हाई वैल्यू वाले मनी है हमें वो मिल जाता है, मतलब जैसे कि डॉलर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या है कि अच्छे क्वालिटी के जो भी प्रोडक्ट है बनने लगते हैं। बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर मिलते हैं, और बेनिफिट टू द कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को क्या है, अलग अलग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो भी उनकी अलग अलग मतलब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते रहते हैं, और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रोडक्ट उनको मिलते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम मतलब अलग कंट्री, मतलब अगर दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में मटेरियल बेच रहे हैं तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट उनको टैक्स लगाता है, उससे गवर्नमेंट का फायदा होता है। हेल्प इन नेचुरल कैलेमिटीज, इससे क्या होता है, अगर दोनों कंट्री में देखो, जैसे जापान अमेरिका हमें हेल्प करती है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है हमारे यहाँ हम हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को उनको कोई प्रॉब्लम आता है, तो एक बिजनेस का रिलेशन है, इसलिए दोनों को हेल्प करते रहते हैं। तो इससे एक फ़ायदा होता है। कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल यहाँ पर डेवलपमेंट बताया है, पर रियलिटी आपको सबको पता है कि फॉरेन का कल्चर लेकर इंडिया में क्या हो रहा है, तो इसको मैं नहीं मानता, पर आपके बुक में दिया है तो ठीक है। तो जब इनकरेजमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों का,
इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे हमने बताया कि कलेक्टिव कैलेमिटीज़ में लोग एक में दूसरे की हेल्प करते हैं देश, इसलिए जो भी कोऑपरेशन बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन, जो भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, मतलब हमारे यहाँ जो भी ज़्यादा प्रोडक्ट होता है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे देश में जाकर बेच सकते हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही रख सकते हैं। मोर प्रॉफिट, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, और अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस से अलग अलग अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते रहते हैं कंज्यूमर को। और सो अभी उसके डिसएडवांटेज क्या है इसके बारे में देखते हैं। म्यूचुअल डिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे कंट्री में, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। देखो जैसे कि पाकिस्तान को हमने अगर कोई प्रोडक्ट उनको बेचना बंद कर देता है तो उनके कंट्री में बहुत प्रॉब्लम हो लगता है। जैसे कि टमाटर, देखो उनको टमाटर 400-500 रुपए केजी में खरीदने पड़ते हैं अगर हमने नहीं दिए उनको, तो मतलब म्यूचुअल डिपेंडेंसी वो हमारे पर डिपेंड हो गया है। और देखो अभी चाइना से हम इतना सारा माल मंगवाते हैं मेडिकल साइड का, तो जैसे कोरोना का पीरियड था उसमें क्या हुआ कि वहाँ से जो भी उनका रॉ मटेरियल था मेडिसिन बनाने का वो नहीं मिल पा रहा था, इसलिए प्रोडक्शन रुक गया था। देखो इसलिए क्या हम चाइना पर डिपेंड हुए थे, यहाँ पर ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी बन जाती है। एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। फॉरेन कंपटीशन, मतलब सभी जो भी लोग हैं अलग अलग, मतलब बड़ी कंपनी, जो भी बड़े बड़े देश की कंपनी उनके साथ छोटे देश के कंपटीशन कर नहीं पाते। शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द कंट्री, और क्या होता है अगर हमारे कंट्री में जो भी मटेरियल है अगर हम बाहर बेचते रहेंगे तो इससे क्या होता है हमारे कंट्री में भी वो मटेरियल मिल नहीं पाता, ये प्रॉब्लम होता है। बैड इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी पर खराब इफेक्ट पड़ता है। फेयर ऑफ डंपिंग, डिम्पिंग मतलब क्या है कि अगर बहुत बड़े कंट्रीज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कम पैसे में प्रोडक्ट देते हैं, और छोटे जो भी कंपनीज है वो उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता अगर कम पैसे में बेच देते हैं, तो इसलिए क्या हो सकता है वो जो भी छोटी कंपनीज है वो बंद हो सकती है, इसका फेयर होता है। इंसेंटिव टू कॉलोनाइजेशन, लॉस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन वॉर, मतलब जैसे कि देखो अभी चाइना इंडिया वॉर हो रहा है तो इसके बीच में बिजनेस का लॉस हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि चाइना का अगर हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो उनको हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इफेक्ट ऑन कल्चर, जैसे बोला कि कल्चर पर इफेक्ट होता है कि देखो फॉरेन कल्चर हम लोग अपना रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इससे हमारे कल्चर पर इफेक्ट हो रहा है। इस तरह के फ़ायदे और लॉसेस है, इसके बारे में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता पर आपको कभी कभार पूछ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से उसको याद करना और समझा कर लेना ज़रूरी है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपका अभिप्राय दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। और यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि मुझे देखना है कि कितने लोग लास्ट तक लेक्चर देखते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से वहाँ जाकर हमें कनेक्ट होइए, वहाँ पर मुझसे बातें कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, और वहाँ पर आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।